देखो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक नया, कैश फ्लो। ये आपके एग्जाम में पहले ही बता दिया था, 15 नंबर का एक क्वेश्चन छपा हुआ है पेपर में। कैश फ्लो का दो मेथड होता है। एक होता है जो आप लोग अपने 12 लेवल पे किए थे, वो इनडायरेक्ट मेथड है, एग्जाम में मोटा मोटी वही आएगा। बट एक डायरेक्ट मेथड भी होता है जिसका फॉर्मेट हम आपके स्क्रीन पे रखे हैं, उसको पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड आने का चांस बहुत रेयर है, लेकिन अगर आता है तो हम लोगों को वो करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड में देखा जाए तो ज्यादा कुछ झमेला नहीं है। आप लोग डे टू डे जो आपका मेन ऑपरेशन है, मेन एक्टिविटी है, वहां से आपका जो पैसा कलेक्ट हुआ है। कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। तो देखो कैश फ्लो चैप्टर का बेसिक फंडा क्या था? 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ये 3 एक्टिविटी से हम कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और कितना पैसा मेरा जा रहा है, वही कैलकुलेशन कैश फ्लो है। मेरा कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, मेरा कैश कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना पैसा अंदर आ रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है। तो 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपको यह बोलता है कि आपका जो मेन एक्टिविटी है, अगर हम मोबाइल बना के बेचते हैं तो मोबाइल मेरा मेन एक्टिविटी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर मेरा मेन एक्टिविटी है। उस मेन एक्टिविटी से जितना कलेक्शन हमको आ रहा है, अगर हमको एक जगह नोट डाउन कर ले, सारा इनफ्लो माइनस कर ले सारा आउटफ्लो मेन एक्टिविटी से, तो मेरा कैश फ्लो पोजीशन आ जाएगा। तो देखो यहां पे सामने आपके स्क्रीन पे पहले डायरेक्ट मेथड सिखाया है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर डायरेक्ट मेथड। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो मेन एक्टिविटी कहां से, पहले को यहाँ लिख रहा है ऑपरेटिंग रिसिप्ट इन कैश, मतलब कितना पैसा रिसीव किए, और अगला हेडिंग बनाया ऑपरेटिंग पेमेंट इन कैश। तो रिसिप्ट इन कैश देखो क्या लिखा, कैश सेल से कितना पैसा आया, डेटर से कितना कलेक्शन हुआ और कमीशन कितना मिला। यही 3 मेन कमाई किसी बिजनेस से हो सकता है। आप फर्नीचर का बिजनेस करो, या आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो, या आप स्टील बना रहे हो, या आप रबर बना रहे हो, या आप गाड़ी बना रहे हो, या आप मोबाइल बना रहे हो, आप जिस भी लेवल का एक्टिविटी कर रहे हो, मेन आइटम कैश में कितना बिका, जो उधार में बिका वहां से कलेक्शन कितना आ गया, और ये सब चीज पर कमीशन का भी कमाई होता है। कमीशन डायरेक्ट एक्टिविटी माना जाता है। तो इन तीनों को जोड़ लिए, मेरा आ गया कैश इनफ्लो फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशंस, कैश इनफ्लो फ्रॉम मेन ऑपरेशंस। अब कहां पैसा गया, तो हम कैश में कुछ रॉ मटेरियल खरीद के लाए, कैश में फिनिश गुड्स खरीद के लाए, कैश परचेज। कैश पेड टू सप्लायर, हम किसी से उधार में खरीद के लाए थे कुछ और अब उसको पेमेंट कर रहे हैं। वेजेस एंड सैलरीज पेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड। तो ये सब जो हम पेमेंट किए, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, डे टू डे मेन बिजनेस का। कोई अगर हमको एग्जांपल दे, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट किसको बोलते हैं? डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये 3 ही मेन नॉन ऑपरेशन आइटम है। बाकी सारा एक्टिविटी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाता है। ये 3 एक्टिविटी से पैसा मिले तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। ये 3 एक्टिविटी में पैसा देना पड़े तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, सेल ऑफ एसेट, ये सब एक्टिविटी से पैसा आ रहा है या जा रहा है, इनको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एक आइटम को और भी बात कर सकते थे, रेंट रिसीव्ड। आपको कहीं से भाड़ा मिल गया, भाड़ा कमाना आपका मेन काम थोड़ी नहीं, तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट रिसीव्ड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इनको नहीं लेंगे इस फॉर्मेट में, हम इग्नोर कर देंगे अगर ये डेटा गिवन होगा तो, क्योंकि हमको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेने। वैसे इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब हम नहीं लेंगे क्योंकि ये मेरा डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ये क्लियर है सबको कि किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो 3 एक्टिविटी से पैसा आया, कई एक एक्टिविटी में पैसा गया, मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स निकल जाएगा। मान लो 3 एक्टिविटी से 3 लाख आया और ये सब एक्टिविटी में 2 लाख गया,
तो मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स 1 लाख निकल के आएगा। 3 लाख आया है, 2 लाख गया है इन सब एक्टिविटीज में, 3 लाख रिसिप्ट है, 2 लाख पेमेंट है, तो मेरा 1 लाख कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स है। अब इनकम टैक्स पेड, अगर हम कुछ टैक्स पेमेंट किए तो वो माइनस करेंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी के पहले तक का आंसर हो गया। अब अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी किसको बोलते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी किसको बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड एग्जांपल, लॉस ड्यू टू फायर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम है। अर्थक्वेक आ गया, मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस साल अचानक गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन लिया है जिसके कारण मेरा सेल बुरी तरीके से गिरा। मैगी का याद हो, एक सेल गिरा था अचानक लीड, मैगी में लीड के न्यूज के कारण, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी था। मतलब वो रोज रोज नहीं होता वैसा एक्टिविटी, एक्सेप्शनल आइटम है वो बिजनेस का। मैगी जिंदगी में वैसा लॉस कभी नहीं खाया होगा, पहले और उसके बाद भी, तो वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो जाते हैं, तो वो भी माइनस किए, तो मेरा आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही है डायरेक्ट मेथड। सर डायरेक्ट मेथड में बाकी दोनों एक्टिविटी नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरा मेन एक्टिविटी तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस। मेरा मेन एक्टिविटी तो डे टू डे ऑपरेशन है। तो डायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता है, और इतना ही बनता है, ये जो आपके आंख के सामने। इसमें किसी का कोई ऑब्जर्वेशन, कोई डाउट? नहीं तो हम इनडायरेक्ट मेथड की तरफ मूव करें जो आपका मेन है। चलो इनडायरेक्ट मेथड की तरफ जाते हैं। हाँ ऑब्वियस बात है, अगर आपको डायरेक्ट एक्टिविटी बनाने बोलेगा तो पीएल देना पड़ेगा उन लोग को। क्वेश्चन में आपको ये सब डेटा या पीएल देगा या ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेट में ये सब डेटा देगा आपको, ऑब्वियस सा बात है। कुछ तो वैसा देना ही पड़ेगा जो ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, यहाँ पता ही चल सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब आते हैं जो एग्जाम में आ सकता है, इनडायरेक्ट मेथड। पहले पूरा फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, फिर ये पूरा जो नोट दिया 11 पेज का कैश फ्लो नोट बोल के, इसमें आपको हम पूरा का पूरा वो सब ही दिया है, मतलब पूरा ब्रेकअप है इस नोट्स में। अगर ये नोट ठीक से फॉलो कर लो, पूरा ब्रेकअप है जो हम पूरा डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये 15 नंबर का एग्जाम में छपा हुआ है। तो चलो इनडायरेक्ट मेथड का पहले फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। 3 एक्टिविटी का बात हम किया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हम अगला पेज आपके स्क्रीन पे लाएं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये देखो, और उसका अगला पेज भी स्क्रीन पे लाएं तो कैश फ्लो फ्रॉम, एक मिनट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, 3 एक्टिविटी है। इसमें मेन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आपको ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा, उसमें आपको बहुत आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन है। तो देखो सम चालू कैसे होता है और सम बनता है, फॉर्मेट कैसे बनता है। सबसे पहले सम चालू होगा उल्टा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करना मेन है। हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं, हम आपके सामने खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट लेके आ रहे हैं। स्टार्टिंग में नोट्स के खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है, देखो कितना बड़ा फॉर्मेट है अकेला, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है जिसमें सारा आइटम डाल दिया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपको ये आइटम, इस आइटम के बाद सम नहीं बनेगा। एक पेज में, पेज नंबर जो आपका नोट का पेज नंबर 3 आई थिंक, सेकेंड पेज, नोट का सेकेंड पेज जो है वो आपका सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। ये पूरा नोट्स का फिफ्थ या सिक्स्थ पेज में जाके आपको मिलेगा सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। हर एक्टिविटी का ट्रीटमेंट और रीजन दिया हुआ है। ये देखो सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, छोटा सा फॉर्मेट है, लेकिन आपको एग्जाम में अलग अलग नहीं बनाना है,
और फिर यहाँ पे सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी एक फॉर्मेट होगा, नोट का 8वां या 9वां पेज में जाके। ये रहा कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको तीनों फॉर्मेट अलग अलग भी समझाया हुआ है तीनों एक्टिविटी का, और मेरा नोट्स का जो आखिरी 2 पेज है उसमें हम आपको पूरा फॉर्मेट एक साथ भी समझाएंगे। आखिरी 2 पेज में पूरा फॉर्मेट भी एक साथ है। ये देखो पूरा। तो हम लोग चालू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो मेन है। जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात करते हैं, मन में एक ही बात आना पड़ेगा पहले कि सम उल्टा चालू हो रहा है, तो हमको करना क्या है? हमको नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट हटाना है। आई हैव अ सिंपल लैंग्वेज, सम मेरा उल्टा चालू हो रहा है तो हमको नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इंपैक्ट को हटाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमको नॉन ऑपरेटिंग आइटम को इंपैक्ट को हटाना है। कैसे हटेगा? सब मेरा चालू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या आप ये बोलो आपका बैलेंस इन पीएल से। बैलेंस इन पीएल कैसे होगा? आपको बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट पता है तो रिजर्व एंड सरप्लस जो दिया रहता है आपको नीचे ब्रेकअप में देगा। मेरा ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस का फिगर, रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस का फिगर लास्ट ईयर था 20 लाख रुपीज, इस ईयर है 24 लाख रुपीज। तो हम ड्यूरिंग द ईयर कितना रुपया कमाए? आई रिपीट माई क्वेश्चन, मेरा सम चालू हो रहा है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल से, मतलब हमको पीएल का डिफरेंस निकालना है। हमको एक चीज बताओ, मेरा लास्ट ईयर 20 लाख का प्रॉफिट था, इस ईयर 24 लाख का प्रॉफिट दिखा रही है एंड में, तो हम ड्यूरिंग द ईयर कितना लाख का प्रॉफिट कमाए? 4 लाख। तो यही है सरप्लस का डिफरेंस। एक और एग्जांपल देते हैं, हम लास्ट ईयर 1,80,000 का नुकसान में था, हम लास्ट ईयर 1,80,000 का नुकसान में था, मतलब मेरा लास्ट ईयर का सरप्लस शो कर रहा है -180, और करंट ईयर का मेरा प्रॉफिट शो कर रहा है 1,20,000। तो ड्यूरिंग द ईयर हम कितना कमाए? मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट शो कर रहा है लॉस -180, और करंट ईयर का एंड में शो कर रहा है +120। तो हम ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट कमाए? कम ऑन, 3 लाख। बाकी लोग 3 लाख की कुछ और फिगर। हर्ष, आयुष, सम्राट, तीन लाख। हाँ ये सही है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपको जो सरप्लस शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि अभी आपके पास प्रॉफिट में कितना बैलेंस है। अभी आप बोल रहे हो आपके पास प्रॉफिट में 1,20,000 का बैलेंस है, मतलब आपको 1,80,000 का लॉस भी रिकवर कर लिए और करंट ईयर में 1,20,000 अर्न भी कर लिए, मतलब टोटल 3 लाख कमाए होंगे। तभी आपकी जेब में अभी 1,20,000 पड़ा है और 1,80,000 का लॉस भी आप रिकवर कर लिए। तो आपका सम स्टार्ट होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, और अगर नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस हुआ तो ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। अगर दोनों पॉजिटिव फिगर है तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव हो और क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव हो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्लोजिंग ऐड ओपनिंग, क्योंकि आपको अल्टीमेटली निकालना है कि आप ड्यूरिंग द ईयर कितना अर्न किए। अब देखो उसमें कुछ एक आइटम को ऐड लॉस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, जहां से मेरे को सम स्टार्ट करना है। क्योंकि आप सम का फॉर्मेट अगर गो थ्रू करो तो आपका सम चालू हो रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। देखो ये देखो सम चालू हो रहा है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग टू हेडिंग लिखा हुआ है, सम चालू हो रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले कैलकुलेट करना पड़ रहा है, फिर यहां से सम चालू कर रहे हैं। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कैसे हो रहा है,
हम उसी का बात अभी कर रहे हैं। कैसे चालू होगा? मेरे को पहले निकालना पड़ेगा डिफरेंस इन सरप्लस। हम कैसे निकाले? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। अब उसमें कुछ आइटम को ऐड करना है और कुछ आइटम को माइनस करना है। क्या ऐड करना और क्या माइनस करना है उसका बात करते हैं। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट इज क्लोजिंग रिजर्व माइनस ओपनिंग रिजर्व। ये तीन चीज आपको ऐड करना है। डिविडेंड और एक चीज है प्रोविजन फॉर टैक्स। चार चीज आपको ऐड करना है। आई रिपीट माई सेल्फ, आपको सरप्लस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। उसमें चार चीजों को ऐड करना पड़ेगा। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर में कितना डिविडेंड प्रपोज किया आप। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, करंट ईयर में कितना इंटरिम डिविडेंड दे दियो। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना करंट ईयर में बनाए, मतलब तीन आइटम करंट ईयर का है, चार आइटम ऐड बैक करना है जिसमें तीन आइटम मेरा करंट ईयर का है। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, और एक आइटम जो है वो डिफरेंस ऑफ रिजर्व्स है। आपको ओपनिंग रिजर्व दिया रहेगा, आपको क्लोजिंग रिजर्व दिया रहेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, जो डिफरेंस आएगा वो यहां लिखना। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, पहले ओपनिंग रिजर्व था मेरा 3 लाख, क्लोजिंग रिजर्व मेरा 4,20,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर रिजर्व हो गया 1,20,000, तो वो लिखेंगे, पॉजिटिव में ऐड करेंगे। और अगर रिजर्व नेगेटिव आ रहा है, ओपनिंग रिजर्व था 3 लाख, क्लोजिंग रिजर्व है 2,80,000, तो रिजर्व नेगेटिव है 20,000, तो माइनस में लिखेंगे। तो रिजर्व के केस में हम डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनके केस में हम करंट ईयर का फिगर लेंगे। ये क्लियर है सबको? और एक अब लेस में आते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स। अगर गवर्नमेंट से हमको कोई टैक्स का रिफंड मिला है, जो कि 99% चांस हम में नहीं देगा, आपको दे दे अगर, तो हम यहां पे पढ़ा रहे हैं। रिफंड ऑफ टैक्स, अगर गवर्नमेंट से कोई टैक्स वापस मिला है तो वो माइनस कर देना। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो कि पीएल में गलती से क्रेडिट हो गया था तो वो माइनस कर देना। वैसे ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो गलती से पीएल में डेबिट हो गया था तो वो ऐड बैक कर देना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर पहले क्रेडिट हो गया है पीएल में तो माइनस कर दो, मतलब हटा दो, और अगर डेबिट हो गया है तो उसका इफेक्ट हटाओ, मतलब वापस ऐड बैक कर दो। तो ये है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का फॉर्मूला। ये क्लियर है सबको? हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस करेंगे, उसमें चार आइटम ऐड बैक करेंगे। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑफ द करंट ईयर, प्रोविजन फॉर द टैक्स करंट ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये चार चीज को ऐड बैक करेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर पीएल में क्रेडिट हुआ है तो लेस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर पीएल में डेबिट हुआ है तो ऐड बैक करेंगे। तो मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि मेरे सम्स का बिगनिंग था। क्लियर है ये? एनी क्वेरी ऑन दिस? नो क्वेरी। चलो, तो सब मेरा अब यहां से स्टार्ट होगा। ये मेरा वर्किंग होगा गाइस। ये जो अभी हम लोग सीखे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना, ये मेरा वर्किंग होगा। ये वर्किंग से होने के बाद देखो सम का फॉर्मेट जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पुट करेंगे लाके। ये मेरा पूरा वर्किंग था और हम यहां लाके पुट किए इसको। नेट ऑपरेटिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लाके यहां पे पुट कर दिए। ये मेरा वर्किंग नोट 1 बनेगा, वहां से पुट कर देंगे यहां लाके। इस पे किसी को कुछ पूछना है? सम्राट क्लियर है ये? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये करने के बाद क्या करेंगे गाइस, हम आपको 2 लाइन में लॉजिक सिखा रहे हैं। अगर ये लॉजिक पकड़ लिए तो हमको और इस पार्ट में कुछ पढ़ाने का आपको दरकार नहीं। 2 लाइन का लॉजिक क्या है, हम कहां खड़े हैं? पीएल के एंड में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब हम पीएल पूरा बना चुके हैं। इसका मतलब हम पीएल पूरा बना चुके हैं, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे खड़े हैं। अब हमको एक चीज बताना, चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो। एक्टिविटी का नाम क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
मतलब हमको नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट को हटाना है। हमको नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट हटाना है, क्योंकि हम सम्स के एंड में खड़ा है, हम नेट प्रॉफिट पे खड़ा है, हमको उल्टा जाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमको उल्टा जाना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्या सीखे, हम लोग ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट को लेते चले जाते हैं, यहां पे नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट को हटाना है और दूसरा इफेक्ट नॉन कैश को हटाना है, क्योंकि चैप्टर का नाम कैश फ्लो है, तो नॉन कैश आइटम का इफेक्ट यहां होना नहीं चाहिए। हमको 3 एग्जांपल दे सकते हो नॉन कैश आइटम का? वेरी गुड। बोला एक ही डेप्रिसिएशन और गुडविल एडवर्टाइज एक ही है। फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो अगर इसको अलग अलग नहीं याद करके एक साथ याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा कि अगर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। चलो नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वेरी गुड। और कुछ? अच्छा ठीक है, चलो सही है, यही थी। एक बार हम बोल देते हैं, एक्चुअली में मनीष हम इनको एक मानते हैं, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन को। हमको इस दूसरा माने, दूसरा जो तुम बोले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तीसरा मनीष होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब राइट ऑफ करना। तो देखो यहां पर अगर तुम ये लिस्ट को ठीक से देखो तो देखो क्या लिखा है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। पहला आइटम का नाम लिखा जो मनीष बोला डेप्रिसिएशन। हमको क्या करना होगा इसको, डेप्रिसिएशन नॉर्मल पीएल बनाने में क्या करते हो, लिस्ट। तो यहां क्या करोगे, हम तो पहले बोले आप नेट प्रॉफिट पे तो खड़े हो, आपको उल्टा चलना है, एड बैक करोगे। अगला आइटम बोला इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर। आप कहीं पे इंटरेस्ट चुका रहे हो, या आपका डे टू डे काम है क्या इंटरेस्ट चुकाना? आयुष आपका डे टू डे काम है ब्याज चुकाना, या आपका डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? तो ये कौन सा एक्टिविटी है? आप ब्याज क्यों चुका रहे आयुष? वेरी गुड। और लोन लेने को हम कौन सा एक्टिविटी की है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग की इन्वेस्टिंग? वेरी गुड। तो यानी सर ये फाइनेंसिंग में जाना चाहिए आयुष, इसलिए यहां से हटाओ वहां डालो। हम क्या बोले, हम बिगिनिंग में 2 वर्ड बोल गए, हमको नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम का इफेक्ट्स को हटाना है। तो हम डेप्रिसिएशन को इसलिए हटाए क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। डे टू डे ऑपरेशन तो है, वो मशीन चलाना मेरा डे टू डे काम है, मशीन डे टू डे डेप्रिशिएट होगा, बट वो नॉन कैश है इसलिए हटा दिए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन चूंकि ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसलिए यहां से हटा दिए, तो एड बैक करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट चुकाएंगे तो हम पीएल में क्या किए होंगे, माइनस। तो अभी क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। अगला आइटम देखो जो आप लोग मिस किया, हम बोला कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो रहा है, कोई अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ हो रहा है, कोई आप इश्यू ऑफ डिवेंचर पे डिस्काउंट दिए थे, कोई शेयर्स आप राइट ऑफ किए थे, तो ये सब चीज, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अमोर्टाइज किए थे, तो ये सब मेरा नॉन कैश आइटम है। इनमें अब कोई कैश आएगा जाएगा थोड़ी न, तो इनको भी हम, हाँ बोलो, ये शेयर्स राइट ऑफ नहीं है, ये डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स राइट ऑफ है। अगर हम शेयर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, मेरे बुक्स में तो खड़ा है डिस्काउंट ऑन इशू, शेयर या डिवेंचर कुछ भी राइट ऑफ किए हैं तो वो आइटम, लेकिन उससे कुछ ना पैसा आना है ना कुछ पैसा जाना है, तो उसको हटाओ बुक से। हाँ नहीं होता है, अगर 2 केस में डिस्काउंट पे इशू होता है ना से, अगर ये री इशू है तो, अगर ये री इशू है तो फॉरफीचर से राइट ऑफ करते हो, और दूसरा केस है तुम अपने एम्प्लॉइज को देते हो, तब हाँ स्वेट इक्विटी इशू, डिस्काउंट पे इशू होता है। बाकी नया शेयर कोई भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, सही बात है। अगला आइटम मनीष जो बोल दिया था, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अमोर्टाइज्ड, वो बात एक ही है, डेप्रिसिएशन का भाई है वो। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट का होता है, इनटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन होता है।
हम आप लोगों को बार बार एक चीज सिखाया है कि 3 आइटम नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अगला आइटम ही देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो, इन सब का हम इफेक्ट को हटाएंगे। तो ये तो मेरे एक्सपेंस वाले सारे आइटम थे। अब इनकम वाले आइटम्स को क्या करेंगे इफेक्ट को हटाने के लिए? हाँ, वेरी गुड। अब इनको तो यहां पे देखो अगला आइटम पूरा लिस्ट इनकम का दिया है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट। तो 4 या 5 आइटम एक्सपेंस साइड वाले थे, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन एसेट या इन्वेस्टमेंट, कोई प्रीमियम एक्सपेंसेस राइट ऑफ, कोई इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड पेड, ये सबको हम ऐड बैक कर रहे थे। वैसे ही डिविडेंड इनकम मिला, रेंटल इनकम मिला, एसेट बेच के पैसा मिला, इनको हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर, लेस कर देंगे। तो मेरा पहला पार्ट खत्म। गाइस हम लोग 2 चीज निकालना सीख गए, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना सीख गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब उसमें कुछ चीजों को ऐड बैक करना है, कुछ चीजों को माइनस करना है, वो लिस्ट भी सीख गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक बड़ा पार्ट खत्म हो गया, अब एक छोटा पार्ट और बचा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेकेंड हिस्सा है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हर्ष, वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? बैलेंस शीट वाला कौन सा 2 पार्ट को हम वर्किंग कैपिटल का पार्ट मानते हैं? हर्ष, कोई और स्टूडेंट अगर आंसर करना चाहे। हम लोग वर्किंग कैपिटल किसको मानते हैं? बैलेंस शीट का किस पार्ट को वर्किंग कैपिटल मानते हैं? मनीष, कोई आंसर? दो आइटम है जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट को कवर करता है। वेरी गुड, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो ये वो पूरा पार्ट जो आपका बैलेंस शीट जो आपको एग्जाम में गिवन होगा, जिसमें आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डेटा गिवन होगा, आपको वही पकड़ के ये पार्ट सॉल्व करना है। मतलब पहला पार्ट चला गया नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और वो 4-5 आइटम ऐड और लेस उसी में। सेकंड पार्ट आ गया चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप लोगों को बहुत शॉर्टकट वे भी बोले, आपको बैलेंस शीट में पूरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी गिवन होगा, तो आपको वो चिंता नहीं करना होगा। आपको केवल पकड़ना पड़ेगा कि कब आइटम ऐड कॉलम में लिखेंगे, कब आइटम माइनस कॉलम में लिखेंगे। सिंपल जवाब में अगर हम बोले, आप लोगों को स्टॉक अगर बढ़ रहा है या डेटर अगर बढ़ रहा है, मतलब करंट एसेट अगर बढ़ रहा है, तो आपका माइनस में हो रहा है, मतलब पैसा जा रहा है। आप लोगों को सोचना यह है कि जब ये चेंज हो रहा है ओपनिंग से क्लोजिंग में, तो आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है कि पॉकेट से पैसा जा रहा है, मतलब आपकी जेब में पैसा है कि आपकी जेब में पैसा नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन्वेंट्री ओपनिंग 3 लाख था, क्लोजिंग 5 लाख है, स्टॉक बढ़ रहा है। मतलब स्टॉक बढ़ने का मतलब आपका पैसा अटकना कि आपका पैसा रियलाइज होना। बोलो, मेरा ओपनिंग स्टॉक 3 लाख था, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख है, तो मेरा पैसा कहीं पे अटक गया है कि मेरे पास पैसा रियलाइज हो गया? आयुष, हर्ष? हाँ, पैसा अटक गया तो मतलब नेगेटिव। वैसे ही अगर हम बोले कि आपका डेटर जो है, आप उससे ओपनिंग में 5 लाख पाते थे, अब उससे आप 4 लाख पाते हो, मतलब वो 1 लाख दे गया कि और पैसा अटका लिए? दे गया, मतलब पैसा रियलाइज हो गया। तो आपको ऐसे ही पकड़ना है कि करंट एसेट्स के कारण या करंट लायबिलिटी के कारण आपका पैसा बाहर में अटका है तो नेगेटिव में लिखो, और आपको पैसा रियलाइज हुआ है तो पॉजिटिव में लिखो। ये तो हो गया सोचने का तरीका। शॉर्टकट याद करने का तरीका यही है कि अगर करंट एसेट बढ़े तो आंसर माइनस में होगा,
करंट एसेट कम हो तो पैसा प्लस में होगा, क्योंकि करंट एसेट कम होने का मतलब पैसा रियलाइज होना, और करंट एसेट बढ़ना मतलब पैसा अटक जाना। करंट लायबिलिटी में उल्टा चलेगा। एक क्रेडिटर था, वो मेरे से 8 लाख रुपया पाता था, अब वो मेरे से 10 लाख रुपया पाता है, तो 2 लाख रुपया अभी कहां पे, आपकी जेब में कि क्रेडिटर के पास? एक क्रेडिटर था, वो आपसे ओपनिंग में 8 लाख रुपया पाता था, क्लोजिंग में अब वो आपसे 10 लाख रुपया पाता है, तो ये 2 लाख रुपया अभी कहां पे है, आपकी जेब में कि कहीं और पे? हम लोग जब बात कर रहे हैं क्रेडिटर को चुकाए नहीं, तो मेरा आंसर प्लस में आएगा। वैसे ही एक मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 15,000 का, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 11,000 का, मतलब 4,000 हम चुका दिए होंगे, तभी एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रहे हैं, तो आंसर माइनस में हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल को सोचना सबसे सिंपल है, पैसा कहां अटका है बस वो सोचो। तुम्हारी जेब में है तो प्लस में लिखो, तुम्हारी जेब में नहीं है तो माइनस में लिखो। तो देखो यहाँ पे एक एक आइटम वैसे ही बताया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन डेटर, आंसर नॉर्मल लिखा, फिगर नॉर्मल में लिखा है। वहीं पर देखो थर्ड आइटम इंक्रीज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, आंसर माइनस में लिखा। सेकंड आइटम देखो इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब पैसा मेरी जेब में है, देखो नॉर्मल फिगर लिखा है। और फोर्थ आइटम देखो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल और डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आंसर ब्रैकेट में लिखा है। तो ये पार्ट क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं तो आपका हाँ बोलो। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप यहां नहीं मानोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानोगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एक टाइप का लोन है, और लोन ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, मतलब वो चुकाना बाकी है अभी। अगर करंट लायबिलिटी दिया ना तब इसको यहां पे मानते चेंज इन वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल, अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हो तो आउटस्टैंडिंग, मतलब करंट लायबिलिटी में दिया मतलब ही है हम 2-3 महीने में चुकाने वाले हैं, तो ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आता है। तो मेरा ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकल गया। अब हम इसमें एक ही काम करेंगे, लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं, पेड, पेड लिखेंगे, मेरा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको एग्जाम में देगा नहीं, देगा तो बड़ा सीधा काम करेंगे, अगर क्रेडिट में लिखे हैं तो ऐड बैक कर लेंगे, डेबिट में लिखे हैं तो माइनस कर देंगे, मतलब रिवर्स इफेक्ट कर देंगे। तो मेरा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको जनरली देगा नहीं, लेकिन दे तो आपके पास सिंपल प्रोसीजर है। अगर वो क्रेडिट में लिखा है बोल देगा आपको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनकम है, ये इनकम मतलब क्रेडिट में लिखा होगा, तब आपको इफेक्ट को हटाना है तो ऐड बैक करो, और अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट का आइटम है तो लेस करो। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसे सॉल्व होगा।